1999 में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान IC-814 उसका अपहरण हो गया था और अब इसी पर अनुभव सिन्हा की एक वेब सीरीज आई है IC-814। इसको लेकर कई सारे विवाद चल रहे हैं और अब एक बयान सामने आया है। इसी फ्लाइट में अपने पति के साथ यात्रा करने वाली चंडीगढ़ की पूजा कटारिया का एक टीवी चैनल है TV9 भारतवर्ष, उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया है और इस प्लेन हाईजैक में क्या हुआ था वो पूरा सच पूजा कटारिया ने खुद बताया है। पूजा ने बताया कि प्लेन हाईजैक के वक्त अंदर क्या चल रहा था और उस वक्त जो चीजें आज की वेब सीरीज में दिखाई गई हैं वो सच से कितनी दूर हैं या सच से कितनी पास हैं। इस वेब सीरीज में हाईजैकर्स के नामों को लेकर भी विवाद चल रहा है, जिस पर पूजा कटारिया ने कहा कि सीरीज को लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बिल्कुल बेवजह है और हाईजैकर्स के नाम बाहर कुछ और थे, लेकिन प्लेन के अंदर वो खुद को भोला, शंकर, बर्गर, चीफ इसी नाम से बुला रहे थे और सीरीज के अंदर वही नाम दिखाए गए हैं जिन नामों से वो एक दूसरे को बुला रहे थे, यानी विमान के अंदर जो भी नाम उन्होंने लिए वही इस सीरीज में दिखाए गए हैं। पूजा ने यह भी कहा कि हाईजैकर्स यात्रियों को इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और कई मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे थे। यात्रियों को कहा गया कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें। पूजा ने कहा कि एक बार के लिए कई यात्री ऐसे भी थे जो हाईजैकर्स के भाषण सुनकर प्रभावित भी हो गए थे और उन्हें लगा कि जान बचाने के लिए उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए। ये खुद पूजा ने बताया है, जो कि उस हाईजैक्ड प्लेन में मौजूद थी। पूजा ने यह भी बताया कि एक हाईजैकर ने उन्हें गिफ्ट किया था शॉल। जी हां, पूजा बताती हैं कि अमृतसर में सरकार को विमान को रोकने के लिए ऑपरेशन करना चाहिए था और यात्रियों को उम्मीद थी कि इस तरह का कोई ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि वहां पर अमृतसर में विमान करीब 45 मिनट तक रुका हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पूजा ने बताया कि जिस दिन प्लेन हाईजैक हुआ उस दिन उनका जन्मदिन था, जिसमें बर्गर नाम का एक हाईजैकर था। उसने उन्हें अपनी पहनी हुई शॉल गिफ्ट की और शॉल के ऊपर एक संदेश भी दिया लिखकर, जिसे पूजा ने आज तक संभाल कर रखा है। वाकई इस तरीके का बर्थडे कौन ही इमेजिन कर सकता है कि वो हाईजैक्ड प्लेन के अंदर होगा। अब पूजा ने हाईजैक के दौरान प्लेन में यात्रियों को दिया गया सामान अब तक संभाल के रखा है, वो कहती हैं। पूजा ने अपनी इस बातचीत में प्लेन हाईजैक के समय हुई पूरी घटना का सच बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्लेन को हाईजैक किया गया और किस तरह वो वहां से निकल पाने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि इस सीरीज को एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लेना चाहिए। सीरीज के अंदर प्लेन में हुई घटनाओं के साथ ही कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी दिखाई गई हैं और ये सीरीज पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसे इसी आधार पर देखा जाना चाहिए। अब आप सोचिए कि यात्री जो वहां मौजूद था वो खुद इस बात को कह रहा है। इस जहाज के कैप्टन देवी शरण थे, जिनको उस वक्त मीडिया ने विलन बना दिया था और टेलीग्राफ अखबार को देवी शरण ने एक इंटरव्यू दिया है जो बताते हैं कि सीरीज में दिखाया गया है कि विदेश मंत्री हमें सलामी देते हैं, ऐसा दिखाया गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने बस एक इशारा किया था, इशारे के जरिए हमारे प्रयासों की सराहना की थी। इसके अलावा एक सीन में यह भी दिखाया गया है कि देवी शरण ने प्लम्बिंग लाइंस अपने आप ठीक की थी, क्योंकि प्लम्बिंग लाइंस खराब हो गई थी, इतने सारे लोग इतने समय से बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन असलियत में तालिबान के जो अधिकारी थे उन्होंने कर्मचारी भेजा था प्लम्बिंग लाइंस ठीक करने के लिए और देवी शरण उस कर्मचारी को अपने साथ लेकर विमान के होल्ड में गए थे, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि लाइनें कहां पर हैं। असल में जब से इस सीरीज पर विवाद शुरू हुआ है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ लिख रहे हैं। इस पूरे विवाद पर रवीश कुमार का भी एक ट्वीट चर्चा में आ गया है और मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली रवीश कुमार ने इसमें लिखा क्या है। रवीश कुमार लिखते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने लोग अभी अभी आंतरिक सुरक्षा के एक्सपर्ट निकल कर आ गए हैं वो मणिपुर पर भी उसी तरह रिपोर्ट करें, ठीक वैसे जैसे वे IC-814 के समय किया करते थे। जब भारत रत्न वाजपेयी की सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा था, कम से कम उनके कौशल से पता तो चले कि मणिपुर में चल क्या रहा है, कहां चूक हो रही है और कौन जिम्मेदार है। मणिपुर भी तो आंतरिक सुरक्षा का ही मामला है। अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज के बहाने ये पता तो चल ही जाता है कि उसी पत्रकार को पहले कितना पता होता था, सरकार में क्या चल रहा है, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अफसरान क्यों कंफ्यूज हैं, वगैरह वगैरह। क्या अब वो ऐसा कर सकते हैं? तो पुरानी के साथ आज की भी कोई ऐसी रिपोर्ट ट्वीट कर देते। कहां गई वो सब जानकारियां जो ऑफ रिकॉर्ड के रास्ते निकल कर आया करती थीं, जिनके सहारे सरकार के ऑन रिकॉर्ड को चैलेंज किया जाता था। आज तो जो हैंडआउट थमा दिया जाता है वही फाइनल मान लिया जाता है। अब तो ऑफ रिकॉर्ड ही ऑन रिकॉर्ड है और ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं।
अच्छी बात है कि वेब सीरीज देखकर यह सब याद आ रहा है। सवाल यह है कि इसी अधिकार और निरंतरता से मणिपुर पर कब लिखेंगे, जब अनुभव सिन्हा कोई नई वेब सीरीज बनाएंगे तब। भारत का थर्ड क्लास और गुलाम मुख्य धारा का गोदी मीडिया अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए मौका खोजता रहता है। वो अपनी स्मृतियों के सहारे पत्रकार होने की छवि और उससे मिलने वाले सम्मान को हासिल करना चाहता है। उसका वर्तमान खंडहर है और उसके हाथ स्याही की जगह खून से रंगे हैं। एक दो अच्छे पत्रकार और एक दो अच्छी स्टोरी, बस इसी के दम पर गाड़ी खींच रहा है। आज उनकी रिपोर्टिंग या संपादकीय का स्तर आप देख सकते हैं, जो 25 साल पहले की यादों में तरबूज का जूस हो रहे हैं। उन्हें ठीक से पता है कि उनके पास कौशल तो है, मगर वैसी रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। कितनी रिपोर्टिंग ऐसी आती है जो सरकार के भीतर से निकलती है, नेताओं के बयान पर ही खेलकर, और दिल्ली में कुछ फालतू लोगों के इंटरव्यू से इनके टीवी की शामें भरी जाती हैं। ये फालतू लोग जिन्हें इंटरव्यू देने और डिबेट में जाने का रोग है, 1 महीने के लिए अगर शहर से चले जाएं तो डिबेट की शाम भरभरा कर दोपहर की तरह जलने लगेगी। इस मीडिया का नाम इंटरव्यू उद्योग रख देना चाहिए, ये लिखते हैं। बहरहाल अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज IC-814 ने इतना तो बता दिया कि गुलामी के 10 साल जीने के बाद भी गोदी मीडिया के पत्रकारों के भीतर पत्रकारिता करने की चाह है। उन्हें याद है कि सम्मान मोदी करने से नहीं, किसी अच्छी रिपोर्ट की याद से मिलता है, मगर इसमें भी एक नौटंकी है। तो ये पूरा ट्वीट लिखा है रविश कुमार ने। उधर दूसरी तरफ इस पूरे केस को लगातार देश के पहले न्यूज चैनल पर कवर करने वाले, जो जी न्यूज के एंकर थे उस वक्त में, जिन्होंने इस पूरे केस को कवर किया था, मानक गुप्ता, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उनका ट्वीट भी काफी चर्चा में है। वो लिखते हैं कि IC-814 की हाईजैकिंग मैंने लगातार 7 दिन लाइव स्टूडियो से देखी और देश दुनिया को दिखाई थी। तब मैं जी न्यूज में बतौर एंकर काम कर रहा था। उस वक्त देश में सिर्फ 2 ही न्यूज चैनल होते थे, जी न्यूज और स्टार न्यूज। 7 दिन और 7 रातें, 24 घंटे की ये कवरेज थी। 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 1999 तक के वो 7 दिन देश पर कितने भारी गुजरे, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जो उस दौर में होश संभाल चुका था। अभिनव सिन्हा की सीरीज IC-814 बड़ी उम्मीदों से देखी। न तो उसमें वो गहराई महसूस हुई और ना ही उसमें देश और पीड़ितों के साथ न्याय किया गया है। उस समय की सरकार की नाकामी सही दिखाई गई है, लेकिन उन आतंकवादियों में इंसानियत दिखाना बेईमानी है। उनके असली मुस्लिम नाम अंत तक छुपाना और भी बड़ी बेईमानी है। हाँ, वो कोड नेम थे, पर आपकी जिम्मेदारी थी कि सारे तथ्य बताते, शुरू से बताते। ISI को क्लीन चिट क्यों दी गई, ये समझ से परे है। सिर्फ इसीलिए कि लादेन ने ISI वालों को बाद की पार्टी में नहीं बुलाया, उनके पाप धो दिए गए। तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी ने खुद लिखा था कि ISI वाले तीनों छुड़वाए गए आतंकियों मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख के परिवार वालों को कंधार ले गए थे। छोड़ने पर इन आतंकियों की पहचान करने के लिए, पहचान के बाद ही हमारे यात्रियों को छोड़ा गया। पूरा प्लॉट पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान ISI का पूरा सच पता नहीं क्यों नहीं बताया गया। पाक के नॉन स्टेट एक्टर्स की थ्योरी को जानबूझकर बल दिया गया या अनजाने में, ये भी सवाल पूछते हैं मानक गुप्ता। और ये भी कहते हैं कि जब पूरी सीरीज में बार बार कहानी का फ्लो तोड़कर तथ्य और बैकग्राउंड बताने के लिए नरेशंस का सहारा लिया गया है, तो चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के असली नाम भी बताते। आइए आपको बताते हैं कि चीफ का असली नाम था इब्राहिम अतहर, डॉक्टर का असली नाम था शाहिद अख्तर सईद, बर्गर का असली नाम सनी अहमद काजी और भोला का असली नाम जहूर मिस्त्री था और शंकर का असली नाम शाकिर था। ये भी ढंग से बताते कि सारे के सारे हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे। उल्टे आतंकियों को यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते दिखाया गया, यात्रियों की फिक्र करते और मदद करते भी दिखाया गया। अनुभव सिन्हा को सामने आकर रिसर्च करके तथ्यों पर हर सवाल का जवाब देना चाहिए। इस सीरीज में उपयुक्त बदलाव करने चाहिए ताकि आज और आगे की पीढ़ियां सही इतिहास जान सकें। पीड़ितों के बारे में भी थोड़ा सोचा होता। बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं बताया। तो ये लिखते हैं मानक गुप्ता। बहुत हद तक मैं भी इनसे इत्तेफाक रखता हूँ। वाकई इस तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए था कि वो अंताक्षरी खेल रहे हैं या वो पीड़ितों का ध्यान रख रहे हैं।
और पूरे मामले में पाकिस्तान को तो एकदम इस तरह से दिखाया जैसे पाकिस्तान तो इन्वॉल्व था ही नहीं। आप जानते हैं कि कांधार हाईजैक जो है वो दिसंबर 1999 में भारत जाने वाली एक उड़ान के अपहरण पर आधारित है। ये फ्लाइट काठमांडू से चलकर नई दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी से हाईजैक कर लिया गया। यात्रियों और चालक दल को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। यात्रियों को छोड़ने के बदले में आतंकवादियों ने 3 हाई प्रोफाइल आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद वगैरह शामिल थे। दोस्तों, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये सीरीज़ बनाई तो बहुत अच्छी गई है। अगर मैं एक फिल्म मेकर के एंगल से देखूं तो बहुत कसी हुई है। अगर आप देखना शुरू करते हैं तो आप चाहते हैं कि आप इसको पूरा देखें अंत तक, तो ये एक तारीफ़ है अनुभव सिन्हा की, उन्होंने बहुत कसी हुई बनाई है। हाँ, उन्होंने जो पाकिस्तान को जितने हल्के ढंग से दिखाया है उस पर एक सवाल उठता है, लेकिन यहाँ पर एक और बात उठती है कि इस वक्त राइट विंग से जुड़े लोग इस सीरीज़ पर काफ़ी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वो इसलिए है क्योंकि जिस वक्त अमृतसर में लैंड कराया गया था IC-814 को, उस वक्त अमृतसर में यानी पंजाब में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और 45 मिनट तक अमृतसर की ज़मीन पर वो जहाज़ खड़ा रहा, लेकिन नेगोशिएशन शुरू नहीं किए गए, बार्गेनिंग नहीं की गई, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद वो विमान उड़ता है, दुबई जाता है, कांधार जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बात है, लाहौर के रास्ते जाता है। ये सारी बात है कि हाँ, ये भी उस वक्त की सरकार की कमजोरी बताती है कि उस वक्त सरकार की कितनी बड़ी कमजोरी थी कि जब आपकी जमीन पर खड़ा था जहाज और सिर्फ कुछ ही घंटे हुए थे हाईजैक हुए, आप उसी वक्त बार्गेनिंग कर सकते थे, उसी वक्त नेगोशिएशन शुरू कर सकते थे, बातचीत शुरू कर सकते थे, जो आपने नहीं की। और फिर आपने कांधार जाकर की, इसमें 7 दिन भी लगे और जान भी गई, लोगों को सफ़र भी करना पड़ा और पूरी दुनिया में थू-थू भी होती रही। तो दोस्तों, ये उस वक्त की सरकार पर प्रश्न चिन्ह तो लगता है। तो क्या वो लोग जो इस सीरीज़ पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस सीरीज़ के बहाने उस वक्त की वाजपेयी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, इसलिए चलिए हम कुछ निकालते हैं। हाँ, जिस चीज़ को देख कर मैंने भी ये सीरीज़ देखी है, एक बात ज़रूर है कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान और ISI के पक्ष को उतना दिखाया नहीं गया है जितना कि दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि सारा प्लान जो था वो पाकिस्तान का था, सारा प्लान जो था वो ISI का था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक नाम का सवाल है, देखिए नाम में कुछ नहीं रखा है। इस हाईजैक्ड प्लेन में जो सवार थी पूजा, जो इंटरव्यू दे चुकी हैं TV9 भारतवर्ष को, वो खुद कह रही हैं कि इसी नाम से वो बुला रहे थे एक दूसरे को। तो अगर आप कहानी कह रहे हैं तो आपको वही नाम लिखने पड़ेंगे। हाँ, आपको डिस्क्लेमर में वो नाम लिखने चाहिए थे, जो शायद मुझे लगता है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से फटकार पड़ने के बाद उन्होंने वो नाम रख दिए हैं डिस्क्लेमर में। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि कहानी तो अच्छी कही गई है, देखनी सबको चाहिए, लेकिन सवाल ज़रूर उठते हैं कि उस वक्त की सरकार अमृतसर में नेगोशिएट क्यों नहीं कर पाई थी। 45 मिनट सरकार का क्या आपस में एजेंसीज के साथ तालमेल नहीं था, या आपसी दलों के बीच तालमेल नहीं था, और क्या इन सब से ऊपर नहीं थी उन फंसे हुए लोगों की जान। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।